हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। छात्रों, आज हम चल रहे हैं विलेन के चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ। छात्रों, चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज। अब ये मोल प्रभाज क्या है? इसे स्मॉल एक्स से भी इंडिकेट किया जाता है। छात्रों, ये एक प्रकार का अनुपात है। किसके समझते हैं? विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त कंपोनेंटों के मोलों के योग का एक अनुपात है। अर्थात किसी भी कंपोनेंट, मान लीजिए अगर विलयन में दो कंपोनेंट हैं, यदि विलयन में दो अवयव हैं या दो पदार्थ हैं, पदार्थ ए व बी हैं, तो हमने बताया कि मोल प्रभाज क्या होता है? एक रेशियो होता है एक कंपोनेंट के मोलों की संख्या को उसके संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये रेशियो है विलेय का विलयन में उपस्थित समस्त मोलों का या विलायक का विलयन में उपस्थित समस्त मोलों का एक अनुपात है। तो जो समझ लीजिए, अगर हम विलेय पदार्थ के x एक बात कर लेंगे, अर्थात एक कंपोनेंट की मोलों की संख्या बात करेंगे, तो Na बटे Na प्लस Nb, जहाँ Na एक कंपोनेंट के मोलों की संख्या है। यह क्या है? मोलों की संख्या। इसमें संख्या एक कंपोनेंट की है, और ये विलयन में समस्त मोलों की संख्या हो गई। विलयन में समस्त मोलों की संख्या, समस्त मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित समस्त मोलों की संख्या। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसी प्रकार एक्स बी के लिए भी आप यही हो सकता है, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, यानी दूसरा कंपोनेंट अगर है तो उसकी भी मोलो प्रभाजों की संख्या हम इसी तरह निकाल लेंगे। ठीक, तो ये अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, मान लीजिए एक्स ए, देखिए जरा, प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, तो दोनों को देख लीजिए, जोड़ने के पश्चात क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा 1। अगर जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। अर्थात दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंटों को मोल प्रभाज का योग एक होगा। और चाहे जितने भी कंपोनेंट हों, अगर हम मान लीजिए काफ़ी कंपोनेंट हैं, सबको आप जोड़ते चले जाइए। मान लीजिए यहाँ पर बहुत से कंपोनेंटों के मोल प्रभाज क्रम से दिए हुए हैं, पहले के, दूसरे के, तीसरे का तमाम हो, तो उन सबका भी योग 1 ही होगा। ध्यान रखिए छात्रों। ठीक, तो मोल प्रभाज क्या हो गया? हमने बता दिया, दो पदार्थ अगर एक विलयन में घुले हुए हैं तो मोल प्रभाज होता है उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे उस विलयन में उपस्थित समस्त पदार्थों के मोलों का अनुपात होता है मोल प्रभाज। ठीक छात्रों, तो ये इस तरीके से आप बहुत से प्रश्न आते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में भी आ जाते हैं अक्सर, तो उन्हें आप लगा सकते हैं, आराम से निकाल सकते हो किसी पदार्थ के। सपोज एक हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ही एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि 10 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोला गया है, तो ये प्रश्न हम इधर दे रहे हैं। तो NaOH का मोल प्रभाज कितना होगा? NaOH का या विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज, इसे मोल फ्रैक्शन भी अंग्रेजी में बोलते हैं छात्रों, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अगर हो जाए इस तरीके से
तो क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। एक कंपोनेंट की मोलों की संख्या निकाल लीजिए, जैसे एक्स Na की बात करेंगे NaOH के लिए, तो क्या हो जाएगा n स्मॉल n और किसकी NaOH की, ये NaOH के मोलों की संख्या निकाल लेंगे बटे समस्त यानी NaOH प्लस n किसका, जल की, यहाँ जल में घोला गया है तो जल की मोलों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ NaOH की मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या है, इतने ग्राम को, इसका अणुभार कितना होता है, अणुभार कितना होता है NaOH का 40 होता है, ये मालूम होना चाहिए छात्रों थोड़ा कुछ चीज़ें। अब ये तो इसकी मोलों की संख्या हो गई, तो यही इसकी भी मोलों की यहाँ संख्या हो जाएगी 10 बटे 40 बटे वाटर के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, वाटर कितना है 180 ग्राम, और इसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार होता है 18, तो भाग दे दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ जब आप भाग दे दोगे तो वो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 बटे यहाँ 1/4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10, इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसे भाग दे दोगे तो ये ऊपर वाला जब भाग दे दोगे तो हो जाएगा 0.25 बटे, इसे जब भाग दे दोगे तो 10.25 आ जाएगा। ठीक, इसको जब आप जोड़ लोगे तो 10.25 आ जाएगा, और आल जब इसको भाग दे दोगे इससे तो ये क्या हो जाएगा 0.024 के अर्धपथ में आ जाएगा x का मान, अर्थात विलेय के मोल प्रभाज का मान कितना हो जाएगा, इतना लगभग आ जाएगा। क्योंकि मोलों की संख्या ये 10 मोल आ जा रहा है, इसको 0.25 इससे भाग दे दोगे जब इसको तो 0.024 के अर्धपथ में अप्रॉक्सीमेटली मोल प्रभाज आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर अब जल का मोल प्रभाज बोल दिया जाए तो जल के लिए हम दोबारा इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो यहाँ पर हमने बताया। अर्थात अगर हम जल के बारे में निकाल दिया जाए कि यही इसी परिप्रेक्ष्य में कि XNaH2O को निकालिए तो 1 माइनस 0.024 से भाग दे देंगे तो इसी प्रश्न में Na जल का भी निकल जाएगा। तो यहाँ जब आप 4 से भाग कर लोगे, मतलब घटा दोगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 99 अगर इसको दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 976। देखें यहीं पर से 710, हाँ लगभग इतना आ जाएगा। ठीक छात्रों, तो ये जल का हो जाएगा। इस तरीके से मोल प्रभाज आसानी से आप निकाल सकते हो किसी भी पदार्थ का। तो अब छात्रों हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की। हाँ छात्रों, हम बात कर लेते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन, इसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। इसे शॉर्टकट में हो जाता है ppm। इस वर्ड से ही काफी कुछ लग रहा है, पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब छात्र समझ लीजिए, इसमें भी बहुत कुछ हुआ है। यानी कोई भी अवयव, यानी विलेय का, अगर विलेय की परिप्रेक्ष्य बात की जाए, विलयन के परिप्रेक्ष्य में, विलेय के भाग में, तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन के 1 मिलियन के हिस्से में विलेय का कितना हिस्सा है। यानी 1 मिलियन का होता है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, 10 लाख के बराबर होता है। यानी 10 लाख के हिस्से में विलेय का कितना हिस्सा घुला हुआ है, इसे हम व्यक्त करें 10 लाख के परिप्रेक्ष्य में। अब ये कब व्यक्त किया जाता है छात्रों, ये उस स्थिति में व्यक्त किया जाता है जब किसी पदार्थ की सांद्रता या कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो इतनी कम होती है कि हम उसे मोलरता में भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर किसी में भी साधारणता व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तब उस कंडीशन में व्यक्त करने के लिए हम मिलियन, पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख के हिस्से में उसका कितना हिस्सा है, इस परिप्रेक्ष्य में निकालते हैं। अर्थात पार्ट पर मिलियन क्या होता है कि किसी भी विलयन के 10 लाख हिस्से में विलेय का कितना हिस्सा है। ठीक, ये भी
उसी प्रतिशत तरीके से M2 यानी मास टू मास, यानी इसे मास टू यानी द्रव्यमान टू द्रव्यमान, यानी इस तरीके से ये इस तरीके से भी, दूसरा वॉल्यूम टू वॉल्यूम यानी आयतन टू आयतन, और तीसरा द्रव्यमान टू वॉल्यूम, और चौथा नंबर टू नंबर, या इसे मोल टू मोल भी बोल सकते हो, मोल टू मोल। इन 4 तरीके से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हमने वहां प्रतिशत सांद्रता में व्यक्त बताया था कि द्रव्यमान टू द्रव्यमान यानी द्रव्यमान में ppm, आयतन में ppm पार्ट पर मिलियन आयतन के परिप्रेक्ष्य में, या द्रव्यमान द्रव्यमान और आयतन का ppm, या नंबर टू नंबर यानी संख्यात्मक रूप में अणुओं की संख्या अगर ज्ञात हो, संख्यात्मक कणों की संख्या क्या है, कणों की संख्या को ppm में व्यक्त करना, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन होता क्या है, देखिए ppm होता क्या है, यहां समझ लीजिए। विलेय का मात्रा, इसे मान लीजिए विलेय अगर है, विलेय की मात्रा अगर बहुत कम होती है उस कंडीशन में, विलेय की मात्रा बटे किसकी मात्रा, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। अब इसको ppm में हमको निकालना है, ppm पार्ट पर मिलियन में निकालना है, विलेय की मात्रा विलयन की मात्रा हो गई। तो मिलियन में कैसे निकालनी, मिलियन पे निकालने के लिए इसको 10 की पावर 6, 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख कितना होता है, 10 की पावर 6 के बराबर होता है। तो 10 की पावर 6 से हम इसे नीचे वाले पार्ट को भाग दे देंगे, 10 की पावर 6 से। भाई हमको जैसे 1 लीटर में निकालना था तो 1000 से भाग दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, ऐसे 10 की पावर 6 से निकालेंगे, अर्थात विलयन की 1 लाख हिस्से में विलेय के कितने ग्राम। तो इसको आप जब सरलीकृत करेंगे तो विलेय की मात्रा गुणे 10,000 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, फिर विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा इस तरीके से, अर्थात 10 लाख में। इसका मतलब हो जाएगा विलयन की मात्रा अगर, अब यही मात्रा इन तीनों पार्ट में हो सकती है, इन तरीके से हो सकती है, जिस तरीके से दिखाए हैं इस तरीके से, इन तीनों में से, चारों तरीकों में से हो सकती है। अगर विलेय की मात्रा द्रव्यमान में दी है और दोनों द्रव्यमान में दिए हुए हैं तो हम द्रव्यमान के परिप्रेक्ष्य में ppm निकलेगा, ठीक, द्रव्यमान के परिप्रेक्ष्य में ppm निकलेगा, दोनों द्रव्यमान में होंगे, ये भी द्रव्यमान में होगा, ये भी द्रव्यमान में होगा, अर्थात ग्राम टू ग्राम होगा, ठीक। ये हो सकता है आप कितने का, अभी हम उदाहरण दे देंगे इसका। जैसे मान लीजिए इसके परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण दे देते हैं, समझ लीजिए, सभी के परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे उदाहरण एक ये दे रहे हैं, समझ लीजिए सबके परिप्रेक्ष्य शॉर्टकट में उदाहरण दे देते हैं इन सभी का ppm निकालने के लिए। अगर कोई पदार्थ दिया जाए कि 10, जैसे लिखा जाए कि 10 ग्राम क्या O2 किसमें मिली हुई है, 10 ग्राम O2 10 लाख ml, नहीं 10 लाख ग्राम में लिखो, ग्राम में, क्यों ग्राम, हम इसके परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान में घुली है, ठीक। 10 ग्राम O2 10 लाख ग्राम जल में घुली हुई है, H2O जल में घुली है, तो कितना ppm हो जाएगा, 10 ग्राम O2 10 लाख यानी एक, ये मतलब है 1 मिलियन, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 ppm, इसका मतलब हो जाएगा 10 ppm इसकी कंसंट्रेशन है O2 की, क्योंकि 10 ग्राम O2 कितने, 10 लाख यानी 1 मिलियन में विलियन भाग में घुली है, तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 ppm हो जाएगा। किसके परिप्रेक्ष्य में, वेट टू वेट यानी द्रव्यमान टू द्रव्यमान में। अब जरा हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, ये इसी फार्मूले के तौर पर, ये
दूसरा उदाहरण दे देते हैं। अगर ऐसे ही परपेच में जाना, यही उदाहरण ले लिया जाए। अगर कह दिया जाए कि 10 ml O2 कितने 1 मिलियन यानी 10 लाख 3 4 5 10 लाख ml O2 में घुली है। अगर कहा 10 ml O2 10 लाख ml यानी 10 लाख ml मतलब 1 मिलियन में घुली हुई है, तो इसको अगर सूत्र में डाल लोगे तो यहां से भी सूत्र से वैसे ही निकल आएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये, अर्थात अगर इसको सूत्र में डालना चाहो तो डाल के देख सकते हो, इसे कैलकुलेट कर लोगे। जैसे ले की मात्रा यहाँ क्या है देख लीजिए, 10 ml 10 ml बटे कितना 10 लाख है, गुणे 10 की पावर 6, तो 10 6 ये भी है 6 कट जाएगा, तो क्या होगा 10 ppm, अर्थात वो सभी वही इसके परपेच में है, तो ये भी 10 ppm हो जाएगा 10 ppm। लेकिन ये ppm किस परपेच में होगा, वॉल्यूम टू वॉल्यूम के परपेच में। समझे छात्रों, ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम के परपेच में होगा। अब बात कर लेते हैं इसके परपेच में। अगर ऐसे ही कोई पदार्थ आ जाए, मान लीजिए इसी यहीं पर दे दिया जाए, यही लिख दिया जाए 10 ग्राम O2 किसमें 10 लाख ml जल में घुली है, तो मतलब 10 लाख ml में बहुत कम क्वांटिटी हुई ना, 10 ग्राम 10 लाख ml में घुली है, तो कम क्वांटिटी को ml ppm में प्रदर्शित किया जाता है। तो उसके परपेच में यहां पर क्या निकल जाएगा, तो वहीं से फार्मूला का डालोगे तो इसका भी 10 ppm ही निकलेगा। लेकिन ये ppm किस परपेच में होगा, वेट टू वॉल्यूम के परपेच में होगा, क्योंकि ये यहाँ द्रव्यमान था और ये वॉल्यूम हो गया। ये 10 ppm वेट टू वॉल्यूम के परपेच में होगा। अब आप बात कर लेते हैं नंबर के परपेच में। इसके परपेच में कैसे बात की जाएगी, मान लीजिए कोई कहे कि जैसे 10 O2 अणु, जैसे मान लो यही बोल दिया जाए 10 O2 अणु 10 लाख H2O के अणु में घुले हैं। अगर बोल जाएगा 10 O2 अणु यानी 10 ऑक्सीजन के अणु 10 लाख H2O के अणु में घुले हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 ppm हो जाएगा वहीं परपेच में। अगर डालोगे 10 और ये 10 के बाद 10 लाख है ना, तो 10 लाख 10 ppm हो जाएगा ये भी। लेकिन ये किस परपेच में रहेगा, नंबर टू नंबर के परपेच में रहेगा, यानी नंबर टू नंबर। तो इस तरीके से 4 तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं ppm को। लेकिन पोल्यूशन जो व्यक्त किया जाता है, मोस्टली जो पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट का, उस पोल्यूशन को हम इस मेथड से द्रव्यमान आयतन ppm में व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान आयतन वाले ppm में व्यक्त करते हैं। और समुद्र में पाई जाने वाली लवणता या कठोरता या जल में कठोरता को हम मोस्टली इस मेथड यानी द्रव्यमान वाले द्रव्यमान तो द्रव्यमान ppm में व्यक्त करते हैं। समझे छात्रों, तो ppm भी 4 तरीके से व्यक्त किया जाता है। हमने चारों तरीकों को उदाहरण देकर बता दिया कि द्रव्यमान तो द्रव्यमान और आयतन टू आयतन, द्रव्यमान टू आयतन और नंबर के परपेच। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, हमने सभी के सैंपल दे दिए। ये फार्मूला होता है ppm बराबर विलेय की मात्रा विलयन की मात्रा बटे 10 लाख से भाग दे दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाता है तुम्हारा। इस फार्मूले से आराम से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हो छात्रों। तो ये तुम्हारी हो गई पार्ट पर मिलियन ppm कंसंट्रेशन। तो अब क्या बात बची है, 2 चीजें और बची है छात्रों, फॉर्मेलिटी और ग्राम प्रति लीटर। उसको भी संक्षेप में डिस्कशन कर लेते हैं, जान लीजिए होता क्या है छात्रों। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेलिटी की। फॉर्मलता, इसे फॉर्मेलिटी बोलते हैं, फॉर्मेलिटी ये है क्या, फिलहाल ज्यादा महत्वपूर्ण छात्रों है लेकिन जानना जरूरी होता है। ये उन प्रकार के पदार्थों के लिए निकालने के लिए किया जाता है जो पदार्थ मोस्टली आयनिक होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है। वहां पर क्या होता है कि सूत्र द्रव्यमान होता है, एक फार्मूला होता है, निश्चित में एक अर्थ तो होता नहीं है। जैसे Na2CO3 है, ये जो आयनित हो जाते हैं पदार्थ, ठीक छात्रों, तो उनके लिए हम
मोलरता के स्थान पर, ये क्या है, मोलरता के स्थान पर इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, मोलरता। मोलरता के स्थान पर फॉर्मेलिटी का प्रयोग किया है, फार्मलता का प्रयोग किया जाता है मोलरता के स्थान पर। सेम चीजें होती है, बस थोड़ा अंतर, कुछ नहीं है, सेम मोलरता का ही फार्मूला सेम वैसे ही होता है, और इसका फार्मूला क्या हो जाता है, थोड़ा अंतर हो जाता है, बस देख लीजिए क्या अंतर हो जाता है। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या यानी विलेय के, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय के सूत्र, ग्राम सूत्र, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। फिलहाल ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझ लीजिए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, और ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या होते हैं, इसका क्या होता है, कैसे निकालोगे, तो विलेय, ये आयनिक अणुओं के, इस प्रकार के अणुओं के पर्पस में यूज किया जाता है, तो इसका वही तरीका है, विलेय का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, सेम वही। देखिए अब यहाँ भाग में क्या करोगे, सूत्र द्रव्यमान, वहां पर अणु द्रव्यमान होता था, यह अणुभार होता था, यहां पर क्या हो जाएगा, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, क्योंकि ऐसे भागों में सूत्र के पर्पस में लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ कंपोनेंट आयनिक अवस्था में रहता है, अणु के रूप में नहीं होता। तो विलेय का सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, तो ये तुम्हारी मोलों की संख्या निकल जाएगी, ये मोल वाला ही फार्मूला है, ठीक। यहाँ पर क्या है, मोलों के स्थान पर क्या हो गया, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या हो गई। बस ये इस प्रकार के यौगिकों के लिए ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है, फॉर्मेलिटी वाला। फॉर्मेलिटी मतलब फार्मूला से लिया गया है वर्ड, यानी सूत्र द्रव्यमानों से लिया गया है, इसीलिए इसे फॉर्मेलिटी बोलता है, फॉर्मेलिटा बोलता है, फॉर्मेलिटा, ठीक। तो ये, और बाकी विलयन का आयतन सेम वही चीज़ है, विलयन का आयतन, आयतन लीटर में, ये तो वही चीज़ है। तो इस तरीके से आराम से इसको भी निकाल सकते हो छात्रों। तो ये तुम्हारे हो गई फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता, इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। ये मोलरता के समकक्ष ही होता है, ये इन प्रकार के आयनिक यौगिकों के लिए यूज किया जाता है जहाँ पर अणु आश्रित नहीं होता है, बल्कि फार्मूले के रूप में ये आयनिक यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए इनमें यूज किया जाता है। अब एक और टर्म बचा है छात्रों, वो टर्म कौन है, ग्राम प्रति लीटर। एक और कंसंट्रेशन का टर्म बचा हुआ छात्रों, वो 8वां टर्म है सांद्रता का, क्या है, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति कर देते हैं, ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर का ये एक लास्ट पार्ट है, इसे भी हम कह सकते हैं वेट टू ml, क्या है, ये होता है इसी पर्पज में, ग्राम प्रति लीटर इसी पर्पज में होता है, लेकिन ये एक लीटर के पर्पज में होता है कि ना कि परसेंटेज वाले पर्पज में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फार्मूला ही काफ़ी है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में, बस विलयन का आयतन इसमें लीटर में। इस तरीके से आप आराम से ग्राम प्रति लीटर में किसी भी विलेय की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, आराम से अच्छे से निकाला जा सकता है। ये बहुत मेथड फेमस भी है, लेकिन बहुत सिंपल है, इसलिए इसको ज़्यादा इस प्रकार से प्रश्न कोई पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हमने इसको लास्ट में डिस्कशन किया छात्रों। तो ये सब चीज़ें हो गई कि सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, हमने सभी विधियाँ आपको बता दी छात्रों। हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा।